बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं कमर बेकन साहब। 3 से 4 आम खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। एक तो इमरान खान साहब की जो पैरोल के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी उनकी रहाई को लेकर, उस पर एक आज तहरीरी आर्डर जारी हुआ है और कायम कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने वो आर्डर जारी किया है। कुछ नई चीज़ें उनके वो सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्हीं जो कायम कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर है, उनकी सीनियरिटी और तबादला जो केस है उसका यहाँ पर चल रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में एक बेंच उस केस की समाअत कर रहा है। आज फैसल सिद्दीकी साहब जो कराची बार के वकील हैं, उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खोला है, नई चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। कमर मेकर साहब, आज एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है जिसमें मुमकिन तौर पर कुछ चीज़ों की मंजूरी दी जाएगी। ये भी हो सकता है कि बलूचिस्तान में जो फितरतुल हिंदुस्तान कहा गया, मेरे ख्याल में जो नई जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो उनके हवाले से, और वो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 पे पहले उसी पे आ जाते हैं आज उस पर बात करते हैं। हाँ। लेकिन एक और बात मैं आपको वो बता दूं कि रात को फैसल एडवोकेट साहब ने भी एक बात की। उन्होंने वो बात की कि अब बैरकू में जाने का वक्त हो चुका है। फैसल एडवोकेट चौधरी जो है जी, अच्छा। लेकिन बैरकू में जाने का वक्त किसका हुआ है? वो ये कह रहे हैं कि वो जो 4 महीने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा जी कि आप ट्रायल करें 4 महीने में, तो उन्होंने कहा कि 50, 60, 70 के करीब जो है वो एमएनए 40-50 एमएनए पीटीआई के वो बैरकू में जाने वाले हैं। अब बैरकें भर जाएंगी, रौनकें लगी होगी और नून लीग का पीपल्स पार्टी पर इंसार खत्म। ये बड़ी मनी खेज बात है। देखिए, ये चीफ जस्टिस याहिया खान साहब ने जब ये फैसला दिया था कि आप 4 महीने में ये ट्रायल मुकम्मल करें, तो उसी वक्त ये लोग कह रहे थे और हमने भी कहा था, नाज़रीन को बताया था कि इसका असल मकसद इस वक्त असम्बलियों में बैठे वो अरकान असम्बली हैं, उनको अब जो इस्तिस्ना हासिल होता है वो हो जाएंगे सज़ा याफ्ता। जब वो सज़ा याफ्ता हो जाएंगे तो हो जाएंगे नाअहल। जब वो नाअहल हो जाएंगे तो वहाँ पर होंगे नए इलेक्शन, और जब नए इलेक्शन होंगे तो वहाँ पर अक्सरियत फिर किसकी आएगी? मजीद फॉर्म 47 पे लोग आ जाएंगे असम्बलियों में और उनके पास चली जाएगी मजीद 2/3 मेजोरिटी। कंफर्म, क्लियर। एक तरीका है 27वीं आईनी तरमीम का। दूसरा, अब मखसूस नशस्तों का मामला है, अगर वो ना हो सका तो ये ना हो सका था वो, तो ये तो होगा। लेकिन वो तो जो वो एक बुजुर्ग स्पीकर थे, वो कहते थे ये तो होगा। ये तो होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अभी से पहले जितना काम होता रहा है वो होता रहा है 26वीं यानी तरमीम के लिए। अब जो सब कुछ हो रहा है ये सारे का सारा हो रहा है 27वीं यानी तरमीम के लिए। तो 27वीं यानी तरमीम के लिए जो तमाम रुकावटें तरमीम लानी है, आपने 26वीं लाई है, 27वीं लानी है, छोड़े यार, आप आइन को बिल्डोज कर दे, आइन को फेंक दे यार। वो जिसके लिए ये आइन कानून की बात ना किया करें। आइन तरमीम नहीं ला रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं आप? कमर मेकर साहब, नहीं छोड़े, कमर मेकर साहब मेरी बात सुने यार। 8वीं आईनी तरमीम लाई थी, वो लाई थी किसने आपको पता है? वो जनरल ज़िया-उल हक ने लाई थी, और जनरल ज़िया-उल हक उस आईनी तरमीम पर 90 रोज असेंबली के अंदर वो मुकालमा करवाता, बहस करवाई उसने। क्या फायदा है? क्या छोड़े तो सही ना, दफा करे आइन को। मैं कहता हूँ एक की दफा, मेरी बात सुने मेकर साहब, एक की दफा अमेंडमेंट करे आइन में और ये अख्तियार दे दे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि वो 25 करोड़ लोगों पर बम मार दे, बस कोई पूछने वाली। छोड़े यार ये आइन का डुकुसरा जो आपने बनाया हुआ है। ये आइन कानून कुछ नहीं होता। राजा साहब बहुत करीबी लोग हैं हुकूमत के, उनसे जब ये पूछा जाता है ना कि भाई जब आपसे आइन का कानून का सवाल किया जाता है तो आप गुस्से में क्यों आ जाते हैं? और आप पहले एंटी स्टैब्लिशमेंट बन के ये कहते थे कि आइन और कानून को फॉलो नहीं कर रही फौज और स्टैब्लिशमेंट और फलां जनरल्स, तो अब आपको क्या हो गया है? अब चूंकि उनकी मर्जी की पसंदीदा उनके मालिकों की हुकूमत है, तो वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी छोड़े मेकन साहब, कौन से आइन और कानून की आप बात करते हैं? ये जंग है और जंग में कोई आइन और कानून नहीं देखा जाता। ये उन लोगों की जुबान, यहाँ पर ज़माना अमन में भी आइन और कानून ने देखा गया। जंग क्या है जी? जो देखो ना, एक सियासी जंग है ना, एक दूसरे के साथ लड़ाई है, तो ये वो सीधा यार मेरा कॉन्टेक्स्ट तो समझे ना राजा साहब, मेरा मकसद तो बात करने का समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी अवाम या हम कहते हैं कि आइन और कानून, तो नून लीग के करीबी लोग जो उनको मशवरे देते हैं कि ये काम कर लें, तो फिर
वो क्या कहते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई कोई आईन कानून हम फॉलो नहीं कर रहे, ये जंग है और हम ये जंग लड़ रहे हैं, हर हाल में हमने ये करना ही करना है। आईन कानून अपनी मर्जी का होता है जंग में। तो ये जो मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा था, अर्ज कर रहा था कि अभी तक जो कुछ हुआ पिछले 3 साल में, 26वीं आईनी तरमीम पास करके अदलिया को फतह कर लिया गया, अब 27वीं आईनी तरमीम करके बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा मुल्क के अंदर। जो हल्का फुल्का एतमाद लोगों का किसी न किसी इदारे के ऊपर मौजूद है वो भी बर्बाद होने जा रहा है। तो मकसद मैं आपको ये कहना चाह रहा था, इनके लिए आईन कानून की कोई वक़्त नहीं है, इनके घर की लौंडी है आईन कानून। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज 2:30 पे होने जा रही है। आपको पता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी दाखिला होंगे और DGISPR होंगे जी। और मुमकिन तौर पर अगर सेक्रेटरी दाखिला या फिर मोहसिन नकवी साहब खुद भी हो सकते हैं, उस ISPR में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले जो मामला होगा वो तो होगा दहशतगर्दी के बारे में। और इस वक्त ख़बरें ये भी आ रही हैं कि बलूचिस्तान में जिस तरह से बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, शहीद किया गया, बस के ऊपर, स्कूल बस के ऊपर, सिविलियन के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो अब एक ऑपरेशन जो है वो नागुज़ीर हो चुका है बलूचिस्तान। वो ऑपरेशन करने के लिए तमाम तर जो वसाइल हैं वो बरूकार लाए जाएंगे और मुमकिन तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि इसका कोई अहम तरीन ऐलान भी किया जाए कि आगे फिर इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, कला कमा करने के लिए जो इक़दामात हैं वो किए जाएंगे। और आपको पता है कल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और उसके अंदर भी ये अहद किया गया। अब ये अहद पर मेरे कुछ रिजर्वेशन है कि राजा साहब ये अहद कितनी दफ़ा होना है दहशतगर्दी को ख़त्म करने का। हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी पिछले कम से कम भी 28-30 साल से चल रही है और वो ख़त्म नहीं हो रही। कमर साहब कितने अहद और हम करेंगे और ये ख़त्म होगी। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, मैं अगर कोई भूले जनरल आसिम मुनीर कह दूँ तो क्या मुझ पर ताज़ीर लगेगी? अगर मैं फील्ड मार्शल भूल जाऊँ कहीं, मैं ना कह सकूं। जनरल तो 5 स्टार जनरल है, आप कह सकते हैं, फील्ड मार्शल भी कह सकते हैं और 5 स्टार जनरल भी हैं, वो कह सकते हैं आप। आगे जनाब वो 78 साल से ये मामला चला आ रहा है जी। आपको याद होगा कि जब यहाँ पर जनरल कियानी साहब होते थे, जब मुशर्रफ साहब थे तो उसकी बाद की बात करते हैं, जनरल कियानी साहब होते, अच्छा वो ज़ियाउल हक साहब यहाँ इस्लाम नाफिज करना चाहते थे, फिर उसके बाद और भी जनरल आए, वो सारे कुछ अपनी अपनी वो थ्योरी लेकर भेजते रहे। जनरल कियानी साहब ने पाकिस्तान को इस्लाम का कला बनाया। जनरल राही शरीफ साहब आए, उन्होंने ज़रब अज़ब पता नहीं क्या क्या वो उन्होंने शुरू की। जनरल बाजवा साहब आए, उन्होंने भी बहुत सारी वो ज़रबें शुरू की, लगाते रहे ज़रबे। वो रद्दुल फसाद ज़रबे लगाते रहे। उसके बाद जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आए, इन्होंने तो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जंग जीती है। अभी कुछ भी इन्होंने भी कुछ ऑपरेशन कोई शुरू किया था ना, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बहुत सारे हुए। नहीं वो तो हुए लेकिन अज़्म इस्तेकाम या इस्तेकाम, लेकिन वो कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं था मिलिटेंट्स के, वो नहीं मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। कल आपने वो उनके वो देने छुट्टी देने से पहले वो जो उनकी तारीफ और तौसीफ की गई थी, कल कमाल की तारीफ और तौसीफ। देखें जब वो कैडेट थे मंगला में, देखें बशारत राजा साहब, ये मामलात होते हैं और तारीफ़ ज़रूरी होती है। उनका हौसला, उनकी हिम्मत, उनको सपोर्ट ये मिलनी चाहिए। मैं इस बात पर 100% एग्री हूँ, कोई इस पर एग्री हो, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बदले मेरा एक छोटा सा मुतालबा ये भी है कि अवामी राय का भी उतना ही एहतराम होना चाहिए। बस असल तो ये एक अलग टॉपिक पूरा हो जाएगा। अच्छा आगे आते हैं जी कंवर साहब, यहाँ पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के जो सीनियरिटी तबादले वाला मामला है, जिसमें फैसल सिद्दीकी साहब ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला, उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को यह कहना पड़ा कि हिंदुस्तान के अंदर तो इस तरह के मामलात नहीं है, वहाँ तो असूल तय है। यहाँ पर बड़ा मसला है ये कि जो जजेस सीनियरिटी वाला मामला है। अब उन्होंने तो एक तरह से कि तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उनकी नहलियत पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। ऐसे ही है। ये क्या मामला है? उन्होंने जनाब, मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़े से टिकर्स हैं एग्जैक्ट पढ़ने के लिए कि जजेस की गुस्ताखी ना हो जाए। उसी तरह से
फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जजेस की मुस्तकिल ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, जिस पर मोहम्मद अली मदर साहब ने जवाब दिया कि आप कहते हैं इन जजेस की ट्रांसफ़र टाइम बाउंड नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर इन्हीं जजेस को दोबारा से ट्रांसफ़र किया जाता है तो उनकी फिर वहाँ पर क्या सीनियरिटी होगी? वैसे मौजूदा कानून के मुताबिक दोनों जगह उनकी सीनियरिटी अभी तक बरकरार है। अच्छा, फिर कहते हैं कि जब जजेस दोबारा से अपने हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर ये सीनियरिटी का मसला दोबारा हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। उनकी सीनियरिटी लाहौर हाई कोर्ट में या जहाँ जहाँ से आए अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि उनके ओहदे जो वहाँ से खाली हुए थे सीटें, उनके ऊपर किसी और की नई तकर्री अभी तक नहीं हुई है जी। उसके बाद मोहम्मद अली मदर साहब कहते हैं कि इंडिया में ट्रांसफ़र जजेस की सीनियरिटी तय है, हमारे पास ये मसला है। भारत में सीनियरिटी मुतासिर नहीं होती। इंडिया में फैसल सिद्दीकी साहब ने बताया कि इंडिया में ट्रांसफ़र जजेस हल्फ लेते हैं, और जब वो हल्फ ले लेते हैं तो हल्फ के टाइम से उनकी सीनियरिटी काउंट होती है। यहाँ पर फैसल सिद्दीकी साहब ने मज़ीद कहा कि आपका जो पॉइंट है यहाँ पर हल्फ नहीं लिया जाता, तो ये कहीं पर नहीं लिखा। शरीयत कोर्ट, हाई कोर्ट में जब कायम मकाम चीफ जस्टिस बनते हैं तो हल्फ लिया जाता है। मज़ीद फैसल सिद्दीकी साहब ने जनाब मोहम्मद अली मदर साहब के आगे चीज़ें रखी कि ट्रांसफ़र जज के वापस जाने पर ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा से उनकी सीनियरिटी नीचे से शुरू हो जाए, कि वापस जाने पर उनकी सीनियरिटी नीचे से नहीं शुरू होती, अपने हाई कोर्ट में उनकी सीनियरिटी बरकरार रहती है, और नए हाई कोर्ट में जब वो जाते हैं तो नया हल्फ लेते हैं और सीनियरिटी दोबारा से उनकी वहाँ पर शुरू होती है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि ट्रांसफ़र जज की दोबारा से हल्फ लेने पर पुरानी वाली सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। ठीक है, अगर जज जहां ट्रांसफ़र हुआ है तो वहां का हल्फ लेने से फ़र्क नहीं पड़ता। तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क होना चाहिए, और ये भी है कि तैनाती जुडिशल कमीशन से होती है और ट्रांसफ़र जो है वो सदर पाकिस्तान तमाम चीफ जस्टिस की मंजूरी से करते हैं। तो ये उनके बड़े अहम तरीन दलाइल थे, उन्होंने सामने रखे हैं। लेकिन आपको पता है जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब 12 ये कह चुके हैं कि आपको दलाइल में कितना वक्त लगेगा। जब जज ये कहना शुरू कर देते हैं ना जी, तब आप समझ जाएं कि उन्होंने अपना माइंड बना लिया है, फिर दलाइल का कोई फायदा नहीं होता। जैसे मोहम्मद अली मदर का नाम लिया जाता है तो मैं हंसता हूँ, नाज़रीन समझ जाते हैं कि मैं क्यों हंसता हूँ। अब बड़े सियाने, मुझे नहीं समझ आप ये पैरोल पर बात करें यार, जो आज ऑर्डर जारी किया गया। अच्छा, देखिए पैरोल वाला बड़ा दिलचस्प मामला है। अली अमीन गंडापुर साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, उससे पहले कोर कमेटी के अंदर मुशावरत हुई थी, आपको खबर दे रहे हैं जी। कोर कमेटी के अंदर होने वाली मुशावरत में नईम हैदर पंजोता साहब ने ये मामला रखा कि हमें रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर करनी चाहिए पैरोल पर, जो अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत अच्छा मशवरा लगा। इस पर सलमान अकरम राजा साहब का कोर कमेटी के अंदर ये इख्तलाफ इस हद तक था कि इस दरख्वास्त के ऊपर जब हम दायर करेंगे तो कुछ कानूनी मामलात हैं, कुछ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात भी उन्होंने उसका इज़हार किया कि वो जब तक कानूनी नुकात पूरे नहीं होंगे इस पर कोई हमें पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही, कुछ मामला बनेगा नहीं हमारा काम। अली अमीन गंडापुर साहब फिर उस कोर कमेटी की मीटिंग से एक दफ़ा चले गए, यानी उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। फिर कुछ देर के बाद उनकी मुशावरत हुई तमाम बाकी लोगों से, तो लतीफ़ खोसा साहब ने यह जिम्मेदारी उठाई कि जी आप जिम्मेदारी मुझे दें, मैं ये दरख्वास्त दायर करूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप करके देख लें, लेकिन मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर बरकरार है। फिर क्या हुआ कि ये दरख्वास्त दायर होगी पैरोल पर। दायर होने के बाद एतराज़ात लगे, वही जो सलमान अकरम राजा साहब ने एतराज़ात की बात की थी। एतराज़ात क्या है कि इमरान खान ने दरख्वास्त दायर नहीं की, उनके वकीलों ने, उनके फैमिली ने, उनके वकीलों ने नहीं की, फिर इमरान खान इसमें पार्टी नहीं है यानी कि दरख्वास्त में, और फिर सबसे बड़ी बात इमरान खान इस वक्त नैब की कस्टडी में है, उनकी केस में सज़ा याफ्ता करार दिए गए हैं, तो नैब को पार्टी बनाना चाहिए था। ये एतराज़ात अभी तक बरकरार हैं, लेकिन ये दरख्वास्त खारिज नहीं हो रही। खबर ये है कि ये दरख्वास्त अभी तक खारिज नहीं हो रही, आगे चली जा रही है, मुलतवी होती जा रही है। उसकी वजह क्या है? अब तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया, इसके ऊपर कहा गया है कि ये डिसाइड करने के लिए कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है, इस पर मुझे मज़ीद दलाइल दें। अब मज़ीद दलाइल देने का मकसद, कहने का मकसद ये है कि भाई एतराज़ात दूर करें और इस दरख्वास्त को प्रॉपर समाअत के लिए मुकर्रर करें। इसकी वजह क्या है? जनाब, इमरान खान को जब भी बाहर लाया जाना मकसूद होगा तो ये ग्राउंड बना हुआ होगा, यही 1 घंटे में क्या 10 मिनट में अप्रूवल होगा जेल इंतज़ामिया का, जी ठीक है हमने पैरोल पर रिहाई दे दी, APC में शिरकत करनी है, ट्रंप की दावत पर कहीं पर मीटिंग करनी है, यहाँ पर पाकिस्तान में
तो इमरान खान साहब को फ़ौरन बाहर लाए जाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इमरान खान बाहर आता है या नहीं आता ये उसकी अपनी मर्जी है। तो ये जनाब तमाम तर मामला था। अब इसके ऊपर जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनके वकील से जैसे सरफराज डोगर साहब ने मज़ीद दलाइल तलब कर ली हैं दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने पर। तो जो ख़बरें थी वो अब खुद सही साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। तो गेम जो है वो ऑन है, देखते हैं कि मज़ीद ये मामला किस तरफ जाता है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है राज साहब। नहीं, इस पर कंक्लूड करते हैं। मुझे और कमर मेकर साहब को इजाज़त दीजिए, मज़ीद खबरों के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।